गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ब्लड के बारे में हम सभी जानते हैं, ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, इसके फंक्शन क्या क्या है, इसके बारे में सब जानते ही। ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या ये एक साइंटिस्ट या एक रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले के टाइम क्या होता था कि किसी को ब्लड ग्रुप्स के बारे में पता नहीं था। सब ये सोचते थे कि ब्लड एक ही टाइप का होता है, इंसानों में भी, जानवरों में भी, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब में क्या होता है, ब्लड एक ही टाइप का होता है। इसलिए क्या करते थे पहले के लोग, क्या करते थे, या पहले के जो वेद वगैरह होते थे वो क्या करते थे कि कोई अगर डिजीज हुई या अगर एकदम से किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो किसी का भी ब्लड निकाल के दूसरे इंसान को चढ़ा देते थे। ठीक है, बट क्या होता था, फौरन ही या हैंड टू हैंड क्या होता था, उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उनको ग्रुप्स के बारे में पता नहीं था। ठीक है, कि ब्लड के भी टाइप्स होते हैं, वो सोचते थे कि ब्लड एक ही टाइप का है। पर जैसे कि आज हम जानते हैं कि ब्लड के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, हमने ब्लड को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम पता कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1628 में विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इसके ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, कैसे अपनी पूरी बॉडी में ब्लड क्या होता है, लगातार सर्कुलेट होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहले किसने बताया था, विलियम हार्वे ने 1628 में। उसके बाद लोगों की जिज्ञासा बढ़ती गई, साइंटिस्टों की जिज्ञासा बढ़ती गई, उन्होंने फिर पता लगाना स्टार्ट किया कि क्या ब्लड के भी डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले 1665 में, सबसे पहले 1665 में रिचर्ड करके साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा। ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है एक तरीके से ट्रांसफर। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा डॉग्स में। ठीक है, कि एक डॉग का ब्लड उठा के दूसरे डॉग में डाल दिया, उसको इंसर्ट करा दिया। ठीक है, सबसे पहले 1665 में हुआ। उसके बाद 1818 में जेम्स ब्लंडर ने ह्यूमन के अंदर ब्लड का क्या करा, ट्रांसफ्यूजन करा। सबसे पहले 1818 में जेम्स ब्लंडर के द्वारा ह्यूमन के अंदर ब्लड को क्या करा गया था, ट्रांसफ्यूज करा गया था या ट्रांसफर करा गया था। वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन के बारे में बताया, उसके बाद रिचर्ड ने क्या करा, डॉग्स के अंदर ट्रांसफ्यूजन करा, उसके बाद 1818 में जेम्स ब्लंडर ने क्या करा, सबसे पहले ह्यूमंस में क्या करा, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा। ठीक है, उसके बाद ब्लड के जो ग्रुप थे या ब्लड के जो टाइप्स थे वो सबसे पहले 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके द्वारा सबसे पहले 1900 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया, जिसमें कि ए, बी एंड ओ। सबसे पहले उन्होंने 3 ब्लड टाइप्स के बारे में या ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था। अपन को पता है 4 ब्लड ग्रुप है मेनली। ठीक है, फिर 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर के जो कलीग्स थे उनके द्वारा एक और ब्लड ग्रुप खोजा गया जिसका नाम क्या था, ए बी, जो कि ए और बी से मिलके बने। ठीक है, तो मेनली आज हमारे सामने 4 ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। एक और चीज, 1939 से 1940 में एक दूसरे एंटीजन का पता लगाया गया, एक दूसरे सिस्टम का पता लगाया गया जिसका नाम था RH एंटीजन या RH सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड का ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड इनटू वन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला मैंने, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट या ब्लड सेल्स इनटू वन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसी भी एक पर्सन के अपन ने शरीर से या बॉडी से ब्लड या ब्लड के सेल्स निकाले और उसको दूसरे पर्सन के सर्कुलेटरी सिस्टम में इंसर्ट करा दिया, इसी को अपन क्या बोलेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे इसको। ठीक है, पहले लोग
ब्लड ग्रुप्स के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, किसी का भी ब्लड उठाया और किसी के अंदर पे इंसर्ट करा दिया, किसी एनिमल का उठा के किसी इंसान में इंसर्ट करा दिया, तो एंड टू एंड क्या होता था, उनकी इंसानों की डेथ हो जाती थी। बहुत रेयरली इंसान बचते थे, ठीक है। वो आज क्यों बचते थे अपन को पता है, अगर ब्लड ग्रुप मैच हो जाता था उस टाइम तो इंसान की डेथ नहीं होगी, अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो उसी समय इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबको समझ में आया। उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि जो जैसे हमने ब्लड सेल्स पढ़ी, ठीक है, तो कौन कौन सेल्स पढ़ी थी हमने, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती है, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर हमने कुछ यूं पढ़ा था, ठीक है, जिसका ऊपर ने बताया था बाइकोनकेव होती है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर जो इनका सरफेस है, ठीक है, इनके सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं, ठीक है। इनके सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कुछ एंटीजेंस, ठीक है। वो ही अपने ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये एंटीजेंस अपने ब्लड ग्रुप का क्या करते हैं, निर्धारण। पर अपन ने जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एंटीजेंस तो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो एंटीजेंस भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इंट्रिंसिक, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक जो एंटीजन होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए कोई कॉज नहीं करते। जबकि जो एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, फॉरेन मटेरियल होते हैं, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, इसलिए वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। तो जो ये रेड ब्लड सेल है, इसके जो सरफेस के ऊपर जो एंटीजन पाए गए हैं वो कैसे, इंट्रिंसिक है, मतलब बॉडी के द्वारा बनाए गए ही एंटीजन है वो, ठीक है। अब ये एंटीजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये एंटीजन जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, मेनली ये प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, बट ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये लिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में लोगों को ये पता नहीं था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वही एंटीजेंस या वही प्रोटीन्स, वही कार्बोहाइड्रेट या वही लिपिड्स अपने ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, ठीक है। इसलिए पहले डेथ हो जाती थी किसी का भी ब्लड किसी को चढ़ाने के बाद, बट आज हम जानते हैं कि हमारी रेड ब्लड सेल के ऊपर या हर पर्सन या हर इंडिविजुअल की रेड ब्लड सेल के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अगर अपन सेम एंटीजन का ब्लड ग्रुप अपन ने लिया या अपन ने सेम एंटीजन लिया और उसको दूसरे बॉडी में अपन ने सेम एंटीजन वाले पर्सन की बॉडी में अगर अपन ने उसको इंसर्ट कराया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होगा वो उस एंटीजन को अपना मानेगा, वो उस एंटीजन को क्या मानेगा, अपना मानेगा, इसलिए उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज वगैरह नहीं बनाएगा। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं, मान लेते हैं हम कि रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे कितने टाइप के एंटीजन होते हैं। ए एंटीजन है, ठीक है, एक पर्सन से हमने लिया, ठीक है, और दूसरा पर्सन का जो ब्लड ग्रुप था वो भी उसके जो रेड ब्लड सेल्स थी उसके ऊपर भी ए एंटीजन ही प्रेजेंट था, ठीक है। तो इस पर्सन से उठा के अपन ने इस पर्सन में इसका ब्लड इसमें डाल दिया तो क्या हुआ, कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसका इस पर्सन का इम्यून सिस्टम कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो इस एंटीजेंस को क्या लेगा, खुद की तरह लेगा, या वो इसको फॉरेन नहीं मानेगा। क्यों, क्योंकि सेम है। पर अगर इस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होता, ठीक है, तो अपन ने ए एंटीजन इसके अंदर इंसर्ट करा दिया तो इस पर्सन का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा और इस सेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब दो चीजें हमारे पास निकल के यहां पे आती है, कंपैटिबल ब्लड ग्रुप और नॉन कंपैटिबल, ठीक है। कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल ब्लड क्या हुआ कि अगर एक डोनर जो डोनेट करेगा और रिसीवर जो रिसिपेंट होगा, ठीक है, अगर उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है, ठीक है, तो वो क्या एक तरीके से दोनों का कंपैटिबल है, ठीक है। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन कंपैटिबल ब्लड, और वो ब्लड अपन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं चढ़ा सकते। अगर चढ़ाएंगे अपन तो एंटीबॉडीज बनेगी, उसके खिलाफ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, और आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कंपैटिबल ब्लड मतलब क्या हुआ, ब्लड ग्रुप सेम है, ठीक है,
एंटीजन सेम है, एंटीबॉडी सेम है। नॉन कंपैटिबल मतलब क्या हुआ कि ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, और ये नॉन कंपैटिबल ब्लड जो होगा वो हम किसी पर्सन को दूसरे पर्सन में नहीं चढ़ाएंगे। ये कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल ज्यादातर जब यूज होता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, उस समय चीजें जरूरी होती है ध्यान रखने के लिए, ठीक है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा तो ब्लड ग्रुप भी सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अपना जो दूसरी बॉडी होगी वो उसका एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड टाइप की, ठीक है। तो मेनली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप या 4 टाइप के ब्लड पाए गए हैं, ए बी एंड ओ, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को अपन ABO ब्लड ग्रुपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन पूरे सिस्टम को? ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इस ABO में इस चारों चीजें आती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? उसके बाद अगर हम बात करें तो एक डिफरेंट, 4 टाइप के तो मेन हो गए ब्लड ग्रुप, एक डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप हमारे सामने और आता है, ठीक है, जिसका नाम है RH नल ब्लड और गोल्डन ब्लड, ठीक है। ये ब्लड सबसे ज्यादा रेयर है, ठीक है। आज तक जो ये ब्लड डोनेट करने वाले पर्सन है पूरे वर्ल्ड में वो ओनली 43 पाए गए, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, जिनके पास गोल्डन ब्लड है और वो डोनेशन करते हैं, ठीक है, दूसरे को, ताकि लाइफ सेव कर सके, ठीक है। तो RH नल ब्लड और गोल्डन ब्लड क्या होता है ये आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले ये जो ब्लड था वो 1952 में बॉम्बे में एक साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, और उस समय ओनली ऐसे इंसान 4 थे जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, गोल्डन ब्लड था, ठीक है। तो उस समय क्या था कि उस समय ओनली 4 इंसानों का क्या था, ये वाला ब्लड ग्रुप था, ठीक है। इसलिए इसका एक नाम और भी है, बॉम्बे ब्लड भी बोला जाता है इसको, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, ये मुंबई में या बॉम्बे में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये सबसे ज्यादा रेयर है, इसका नाम ही गोल्डन ब्लड है इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम मिलता है, ठीक है। इसका अपन जो ब्रॉड रूप से अपन इसको पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी इसको अपन पढ़ेंगे इसके अंदर क्या एंटीजन होते हैं, क्या एंटीबॉडीज होती है, अभी अपन को समझ में नहीं आएगा। तो अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक टाइप 4 AB एंड O के अलावा 5वां जो ब्लड है वो क्या है, RH नल और गोल्डन ब्लड भी है, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग, बहुत सारे साइंटिस्ट है, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या करा, अलग अलग टाइप से ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन करने के अलग अलग सिस्टम बनाए, जिसके अंदर मेन जो सिस्टम्स थे वो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा चलन है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। उसके बाद है RH सिस्टम। ये जो 2 सिस्टम थे वो सबसे ज्यादा माने गए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ सिस्टम है, जैसे डफी सिस्टम हो गया, ठीक है। ये भी कुछ सिस्टम्स है जो कि ऐसे कम से कम 33 से 35 सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। तो अलग, बट सबसे ज्यादा मेन प्रचलित है वो ये सिस्टम्स है, ठीक है। एक और है सिस्टम MNS सिस्टम, बहुत सारे से अलग अलग टाइप के सिस्टम है, पर अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो हम इसी को आज विस्तार से पढ़ेंगे, इसको ब्रॉड पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है कि 4 टाइप के ब्लड कुल इस सिस्टम में आते हैं, A, B, O एंड AB। ये 4 टाइप के ब्लड जो भी अपन ने आगे बात करी ये सारे आते हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो 55% जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसके वो कौन सा ब्लड रखते हैं, या तो A या B या AB, और बाकी जो O बचे A, B और AB, ये 55% पॉपुलेशन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, AB या AB।
और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो बाकी रिमेनिंग 45% पॉपुलेशन के पास हो सकता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है, वो कितना ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इसमें भी हम बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव की, वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई कि ये हमने बात कर ली, ओ 45% हो गया और ए बी एंड ए बी जो हो गया वो कितना परसेंट हो गया, 55% हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम द आरएच सिस्टम, ठीक है, इसको ब्रीफली पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। आरएच सिस्टम क्या होता है, एक पांचवें टाइप का एंटीजन ए बी एंड चौथा टाइप का एंटीजन, सॉरी ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, ए बी एंड ए बी, इसके अलावा चौथा जो एंटीजन पाया गया है वो पाया गया है आरएच एंटीजन, ठीक है। 85% पॉपुलेशन जो होती है उनके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, और 15% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अंदर जो ब्लड जो ये एंटीजन है वो नेगेटिव है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हम बात करते हैं मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, पॉजिटिव मतलब क्या है, उसके पास आरएच एंटीजन भी है, नेगेटिव मतलब क्या है, उसके पास आरएच एंटीजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इतना सिंपल समझ में आ गया अपन को। अब वापिस हम ये हमारे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडीज भी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के एंटीजन बताया मैंने, ए बी एंड ए बी एंटीजन, ठीक है, ये टाइप के एंटीजन बताया मैंने। हम मान लेते हैं हम कि एक ब्लड है जिसके पास ए एंटीजन है, ठीक है। अब उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, उसके पास एंटीबॉडी क्या एंटी ए हो सकती है, ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन है उसके पास, ठीक है, क्या उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। अगर उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी ही होगी उस बॉडी में तो क्या करेगा वो, एक एंटी ए, एंटी मतलब क्या होता है, उल्टा ए को मारना एक तरीके से। तो अगर उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होगी तो क्या करेगा, उन एंटीजन्स को मार देगा, एंटीजन्स मार देगा तो रेड ब्लड सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होगी, उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी, ठीक है। मतलब ये कि ए एंटीजन तो उसके पास है और वो मारेगा किसको, बी एंटीजन को, या एंटीबॉडी इसके खिलाफ बनाएगा, बी एंटीजन के खिलाफ बनाएगा। ऐसे अगर हम बात करें कि जो हमारा बी एंटीजन वाला ब्लड है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, एंटी बी तो बनाएगा नहीं, क्योंकि वो एंटी बी तो क्या करेगा, उस बी को ही मार देगा, बी के एंटीजन को ही मार देगा। तो वो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा, एंटी ए। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। उसके बाद अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी में तो क्या है, दोनों एंटीजन है, ए बी ए बी बी ए, तो इसके पास ये कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनाता, क्योंकि अगर ये एंटी ए बनाएगा तो भी ए मरेगा, एंटी बी बनाएगा तो भी क्या मरेगा, एंटी बी बनेगा। तो इसके पास नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी इसके पास नहीं होती, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है अपन ने, ओ, ठीक है। बट इसके पास एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज कौन सी होगी इसके पास, एंटी ए भी होगी, एंटी बी भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। बट अगर इस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में अपन ने ए ब्लड ग्रुप इंसर्ट कराया या बी ब्लड ग्रुप डाला तो क्या होगा, उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी, और उस इंसान की क्या होगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, एक टर्म आता है अपने पास क्रॉस मैचिंग, ठीक है। क्रॉस मैचिंग क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसके दौरान क्रॉस मैचिंग की जाती है, डोनर के लिए और रेसिपिएंट के लिए। डोनर कौन हो गया, जो ब्लड दे रहा है, ठीक है, दान दे रहा है। रेसिपिएंट क्या हो गया, जो ब्लड लेगा, ठीक है। तो उनकी क्रॉस मैचिंग की जाती है, सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की नहीं, सारे ब्लड ग्रुपिंग की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि सेम ब्लड ग्रुप का अपन ने ब्लड एक आदमी से दूसरे आदमी में चढ़ाया, ठीक है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था, फिर भी
अपनी जो इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक कर देता है या उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है, क्योंकि सिर्फ ये एबीओ जो एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं होते, जो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि बहुत सारे दूसरे सिस्टम भी है, तो बहुत सारे एंटीजेंस रेड ब्लड सेल पे और भी पाए गए, तो इसलिए क्रॉस मैचिंग जो होती है और उन प्लांट ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ये सब क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, टेबल बना लेते हैं, टेबल से समझते हैं हमें। ठीक है, एंटीजन बोल देंगे इसको हम, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, एंटी बॉडी बोल देंगे। ठीक है, एंटीबॉडी हो गया। उसके बाद सॉरी यहाँ पर एंटीजन के पास में एक टेबल और बना लेते हैं हम, RH जो चौथा टाइप का एंटीजन है। उसके बाद एंटी बॉडी, ठीक है, उसके बाद रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, किन किन से मतलब ब्लड ले सकता है। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गया, डोनेट ब्लड। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल। अब मान लेते हैं हम सबसे पहले कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या था, ए था। अगर ब्लड ग्रुप हमारा ए है तो इसका मतलब जो अपनी रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर एंटीजन भी कौन सा प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर RH एंटीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, दो केस होंगे इसके अंदर। ठीक है, एंटीबॉडी जो बनेगी, मैंने क्या बताया था, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, उल्टी बनेगी, क्योंकि अगर एंटी ए ही यहाँ पे बन जाएगी तो एंटी तो क्या करेगा, इस एंटीजन को क्या करेगा, रिएक्ट कर देगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा। तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है इसके अंदर, एंटी बी, मतलब वो ए एंटीजन को नहीं मारेगी, किस एंटीजन को मारेगी, बी एंटीजन को मारेगी। ठीक है, अब रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, जो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो किस किस से ब्लड रिसीव कर सकता है। सिंपल सी बात है, अपन दो यहाँ पे चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो यूनिवर्सल डोनर, एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो क्या करता है, वो सबको ब्लड दे सकता है, सबको ब्लड दान कर सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को। ठीक है, और यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट होता है या रिसेप्टर होता है वो किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए में पढ़ने अपन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी तक समझ में आ गया, यहाँ पे एंटी बी बन गई। अभी किस किस से ब्लड रिसीव कर सकता है, सबसे पहले तो ए से रिसीव कर लेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया ओ से भी ये क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब ये ब्लड किस किस को डोनेट कर सकता है, ए वाला ए को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और कौन ले लेगा इससे ब्लड, ए बी वाला भी ले लेगा, क्योंकि ए बी क्या है, अपना यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड टाइप का जो ब्लड है अपने पास, वो है ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, एंटीजन कौन सा होगा इसके अंदर, बी, वही बी के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है RH और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज बनेगी वो कौन सी बनेगी भाई, एंटी ए, क्योंकि एंटी बी बनती तो बी को ही मार देती। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी होगा अपनी बॉडी खुद को ही मारेगी, तो कैसी एंटीबॉडीज बनेगी, ए। उसके बाद ये किस, जो बी ब्लड ग्रुप है अपना, वो किस किस से ब्लड ले सकता है, तो वो सबको देगा, ये अपन जानते हैं। ठीक है, और बी भी सबको देगा, तो बी और ओ से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। अब ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी वाला, सिंपल सी बात है, बी को तो डोनेट करेगा ही। ठीक है, और ए भी जो होगा वो भी इसका ब्लड ले लेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए बी। ठीक है, ए बी की बात अगर हमने करी तो एंटीजन कौन सा होगा इसके अंदर, ए बी के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन हो गए। RH भी कौन सा होगा इसके अंदर, ए बी, पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, अब एंटीबॉडीज जो मैंने बताया था कि ना तो एंटी ए बन सकती ना एंटी बी बन सकती, क्योंकि एंटी ए बनी तो ए मरेगा, एंटी बी बनी तो बी मरेगा, इसलिए इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती।
ठीक है। रिसीव ब्लड फ्रॉम, अभी किस किस से ब्लड रिसीव करेगा भाई, AB वाला AB को दे गई और साथ में O वाला भी O वाले से भी ये ले लेगा, ठीक है। डोनेट ब्लड टू, अभी खुद किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, AB वाला है तो AB को ब्लड डोनेट कर सकता है, बस, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं O की, ठीक है। तो O के अंदर जैसे मैंने बताया कोई एंटीजन है ही नहीं इसके अंदर, नील एंटीबॉडी RH क्या हो सकता है इसका, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। एंटीबॉडीज इसके अंदर है एंटी A एंड एंटी B, ठीक है। अब O जो है वो क्या किस किस से रिसीव कर सकता है ब्लड, ठीक है। तो O तो खुद डोनर है, वो रिसीव नहीं कर सकता, वो डोनेट कर सकता है। तो O है तो सिर्फ वो क्या करेगा, O वाले से क्या करेगा, ब्लड रिसीव करेगा। और वो दे किसको सकता है, वो सबको ब्लड दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि O ने सबको ब्लड कैसे दे दिया। अगर उसने सबको ब्लड दिया तो इनके अंदर रिएक्शन नहीं हुई क्या, रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि O जो ब्लड ग्रुप है अपना, ठीक है, उसके पास एंटीजन ही नहीं है। तो अगर अपन O वाला ब्लड ग्रुप किसी के अंदर डालेंगे तो एंटीजन है ही नहीं, तो कहां से जाएंगे एंटीजन, एंटीजन ही नहीं होगा तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगी, ठीक है। इसलिए जो O वाला ब्लड ग्रुप है अपना वो सबको चल जाता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को, किसी भी ब्लड वाले इंसान को हम O वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंटीजेंस ही नहीं है, ठीक है, इसके पास एंटीजेंस ही नील है, तो रिएक्शन किसके खिलाफ होगी। वही हम बात करें AB की, ये तो क्या था यूनिवर्सल डोनर, ये था यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। इसके पास एंटीबॉडीज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एंटीबॉडीज नहीं है तो क्या हुआ, देखिए कि ये सबसे रिसीव कर लेगा ब्लड, ठीक है। यहाँ पे AB भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसने सबसे रिसीव कैसे करा ब्लड, क्योंकि मान लेते हैं अपन A वाले ने ब्लड डाला, A वाला अपन ने ब्लड ट्रांसफर कर दिया जिसमें AB में, तो क्या होगा, एंटीजेंस तो प्रेजेंट है बट एंटीबॉडी बनेगी नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होती इसके अंदर। AB वाला ब्लड ग्रुप उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी नहीं, तो कोई सा भी ब्लड ट्रांसफर करा दो तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, इसलिए क्या करता है, यूनिवर्सल रिसिपेंट बोलते हैं इसको अपन। इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला, क्योंकि उसके पास एंटीजन ही नहीं है, किसी भी ब्लड ग्रुप में डाल दो, किसी भी ब्लड में डाल दो, किसी भी बॉडी में डाल दो, रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन तो जा ही नहीं रहे, ठीक है। इसके अंदर एंटीजन जा रहे हैं बट एंटीबॉडीज ही नहीं बन रही। तो इतना समझ में आया सबको ये ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। अब एक मेन चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं अपन कि A ब्लड ग्रुप था, ठीक है। इसका दो पॉसिबल चीज हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर RH एंटीजन जो चौथे टाइप का एंटीजन था वो प्रेजेंट है तो A पॉजिटिव हो गया, वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो गया, A अपना नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब अगर अपन इसकी बात करें तो जो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो किस किस को डोनेट कर सकता है, ठीक है, वो डोनेट कर सकता है A पॉजिटिव वाले को कर सकता है। क्या वो A नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो अपना A नेगेटिव वाला इंसान होगा, ठीक है, उसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, RH एंटीजन प्रेजेंट होता है तो ये तो पॉजिटिव कहलाता है, तो A नेगेटिव वाले इंसान के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं। पर अगर अपन A पॉजिटिव वाले ब्लड उसमें डालेंगे तो एक पॉजिटिव एंटीजन अपन उसके अंदर डाल रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेगी और रिएक्शंस होगी। इतना समझ में आया सबको। तो अब ये जो A पॉजिटिव है वो किसको डोनेट कर सकता है, ओनली A पॉजिटिव को ही करेगा, A नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर अपन A नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो किसको डोनेट कर सकता है, वो A पॉजिटिव को भी कर सकता है, वो A नेगेटिव को भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि A नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो अपन ने उसको A पॉजिटिव में भी डाला तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई एंटीजन जा ही नहीं रहे। और A नेगेटिव वाला A नेगेटिव तो बन ही सकता है, सीधी सी बात है। बेसिक अगर हम बात करें कि B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था, ठीक है। अब B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो था वो B पॉजिटिव वाला किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, B पॉजिटिव वाले को कर सकता है, पर B नेगेटिव वाले को क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि B नेगेटिव में ये RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर अपन डालेंगे तो रिएक्शंस होगी। वैसे जो B नेगेटिव ब्लड ग्रुप है अपना, ठीक है, वो B नेगेटिव को भी कर सकता है, B पॉजिटिव को भी कर सकता है। क्यों,
क्योंकि नेगेटिव है मतलब कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन अपन डाल भी देंगे, अपन ये ब्लड इसमें डाल भी देंगे, तो एंटीजन ना होने के कारण कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। आरएच सिस्टम की हमने बात करी थी, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम सबको समझ में आया। आरएच सिस्टम की हमने बात करी तो 85% जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, अपना ये पॉजिटिव फैक्टर आरएच एंटीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो 15% पॉपुलेशन है अपनी, ठीक है, उसके अंदर आरएच फैक्टर अब प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, आरएच नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करें, ठीक है, कि जो आरएच नेगेटिव वाले पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनको दूसरी कंट्रीज में एक बहुत ज्यादा प्योरेस्ट ब्लड भी बोला जाता है। ठीक है, प्योरेस्ट ब्लड इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उनके पास एंटीजन नहीं है। क्या नहीं है इनके पास, एंटीजन नहीं होते, आरएच एंटीजन इनके पास प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं इनके पास। ठीक है, आरएच सिस्टम सबको समझ में आया। उसके बाद एक केस लेते हैं अपन, ठीक है, आरएच पॉजिटिव एक पर्सन है, ठीक है, तो क्या वो एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि अगर उसने एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाई, आरएच पॉजिटिव पर्सन था, आरएच पॉजिटिव अपन एग्जांपल से ले लेते हैं, एक ओ पॉजिटिव पर्सन था, ठीक है, तो क्या उसके अंदर ओ के खिलाफ ही एंटीबॉडी बन जाएगी, नहीं बनेगी। अगर ओ के खिलाफ ही एंटीबॉडी बन गई, क्या ये एंटीबॉडी थोड़ी बनी उसके पास, एंटी ओ पॉजिटिव ये एंटीबॉडी बनी तो वो उसको मार देगी। ठीक है, तो क्या होगा, आरएच पॉजिटिव जो पर्सन्स होंगे वो एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, पर जो आरएच नेगेटिव पर्सन होते हैं, ठीक है, वो एंटी आरएच नहीं बनाएंगे, वो एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक कुछ सर्टेन केसेस होते हैं उसके अंदर वो एंटी आरएच एंटीबॉडी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो बना ही सकते हैं एंटी आरएच, क्योंकि उनके पास तो एंटीजन है ही नहीं आरएच वाला। ठीक है, तो वो तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कुछ केसेस होते हैं जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, यदि अपन एक सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, एक अपन केस पढ़ेंगे, उसके दौरान क्या होगा, आरएच नेगेटिव जो मदर होगी, ठीक है, वो आरएच पॉजिटिव चाइल्ड के खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। हम एक डिजीज के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, हीमोलाइटिक डिजीज। ठीक है, हीमोलाइटिक डिजीज मतलब क्या होता है, हीमोलाइटिक या लाइसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हीमोलाइसिस में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्या होता है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, वो किस केस में होता है ये अपन अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम एक कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन मान लेते हैं हम, ठीक है, फादर के पास आरएच एंटीजन था या वो आरएच पॉजिटिव था, जबकि मदर जो थी उसके पास आरएच एंटीजन नहीं था। ठीक है, नो एंटीजन था उसके पास, वो आरएच नेगेटिव थी। ठीक है, जो उनका बेबी होगा जब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपन ये मान लेते हैं कि जो चाइल्ड था, ठीक है, उसने क्या करा, फादर से आरएच एंटीजन को इनहेरिट कर लिया, या इनहेरिटेंस मतलब सब समझते हैं कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो आरएच एंटीजन इनहेरिट फ्रॉम फादर। ठीक है, फादर से क्या आ गया, उसके अंदर आरएच एंटीजन आ गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। ये अपने प्लेसेंटा हुई, ठीक है, इसके थ्रू बेबी के अंदर सारे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब चाइल्ड मदर के वॉर्म में रहता है, ठीक है, या फीटस जब मदर के वॉर्म में रहता है, ठीक है, तो अपन ने ये तो पढ़ा है कि सारे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है मदर से फीटस में, और फीटस से जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं वो वापस मदर में जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उन दोनों का ब्लड ही मिल रहा है,
ना फीटस और मदर का ब्लड जो होता है वो सेपरेट रहता है। अगर वो ऐसा होगा है कि वो ब्लड मिलने लगा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसा नहीं होता कि मदर से ब्लड आया फीटस में और सारा सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करा और वापस चला गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो उसके अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ना कि ब्लड आपस में मिक्स होता है। ठीक है, ये होता है जब फीटस मदर के अंदर रहता है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ कंडीशंस में क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस में, ठीक है, कुछ इरिथ्रोब्लास्टिक फिस्टुला इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, जो फीमेल का ब्लड होता है या जो मदर का ब्लड होता है वो चाइल्ड के ब्लड से मिक्स हो जाता है या थोड़ा सा हल्का सा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा अपन ये देख लें। ठीक है, एंटीजन जो हुआ था वो इनहेरिट हो गया, उसके बाद क्या होगा, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या होगा। ठीक है, कुछ मैंने क्या बताया, कुछ ब्लड जो था वो चाइल्ड और फीमेल का क्या हो गया, मिल गया एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या हुआ, अब बच्चा तो जो चाइल्ड था वो क्या था, RH पॉजिटिव, फीमेल मदर जो था वो मदर जो थी वो कैसी थी, RH नेगेटिव, क्योंकि मेल जो चाइल्ड था उसके अंदर तो मेल से इनहेरिट हो गया RH एंटीजन आ गया, बट फीमेल में तो RH एंटीजन अब्सेंट था। अब क्या हुआ, जैसे ब्लड का मिक्सिंग हुई तो जो RH एंड जो थोड़ा सा चाइल्ड का ब्लड था वो किस में चला गया, मैटरनल सर्कुलेशन में, या जो मदर थी उसके सर्कुलेशन में या उसके ब्लड में चला गया। उससे क्या होगा, जो फीमेल होगी या जो मदर होगी उसके अंदर RH के खिलाफ क्या बन जाएगी, जो RH पॉजिटिव ब्लड गया उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटी RH एंटीबॉडीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एंटी RH एंटीबॉडीज बन जाएगी। ये लिम्फोसाइट्स हैं, अपन को पता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, अपने एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो जैसे RH एंटीजन ये अपने ये ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही RH एंटीजन फिक्स हुए तो क्या हो गया, इनके खिलाफ क्या बन गई, एंटी RH एंटीबॉडीज बन गई। ठीक है, मदर के ब्लड में क्या बन गई, एंटी RH एंटीबॉडीज बन गई। अब फर्स्ट चाइल्ड तक तो ये ठीक था, फर्स्ट चाइल्ड कंसीव हो गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सेकंड चाइल्ड होगा उस दौरान क्या होगा, उस दौरान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर बच्चा RH पॉजिटिव निकला या चाइल्ड वापस RH पॉजिटिव निकला तो क्या हुआ, जैसे ब्लड मिक्सिंग होगा तो क्या होगा, उस ब्लड के अंदर बच्चे के जो ब्लड के अंदर क्या होगा, जो फीमेल के जो RH एंटीबॉडीज होगी, एंटी RH एंटीबॉडीज होगी, वो चाइल्ड की ब्लड क्या करेगी, अटैक करेगी, और वहीं पे इरिथ्रोसाइट्स या जो अपने रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और चाइल्ड की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि अपन जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के 72 आवर्स के जो लास्ट 72 आवर्स होते हैं उसके अंदर फीमेल को एक एंटी RH डी या इसको अपन एंटी-टी भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी-टी का एक इंजेक्शन लगाया जाता है या इंजेक्शन दिया जाता है फीमेल को, ताकि क्या हो सके, अब जो एंटीबॉडीज फीमेल बना रही थी और जो अपन ने डाली वो क्या कर सके, न्यूट्रलाइज हो सके और आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ में आया? क्या हुआ कि अपन ने क्या करा, एक इंजेक्शन दिया किसका, एंटी RH डी का, या एंटी ये डीपी का एक तरीके से एक एंटीजन है जो RH सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, RH सिस्टम में भी 5 टाइप के एंटीजन, बहुत सारे टाइप के एंटीजन है, ऐसे तो 40-50 टाइप के एंटीजन, बट जो मेन टाइप है वो RH डी, ठीक है, E एंड कैपिटल C स्मॉल e, ठीक है, ये मेन टाइप के कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, विद इन 72 आवर्स, जब चाइल्ड बर्थ के 72 आवर्स के पहले क्या होता है, एंटी-डी का एक इंजेक्शन दे दिया जाता है फीमेल को, जिससे कि क्या होता है, जो मदर के द्वारा जो एंटीबॉडीज बनाई गई है, एंटी RH एंटीबॉडीज, वो क्या हो सके, न्यूट्रल हो सके और आगे बेबी को कोई हार्म ना हो। ठीक है, ये अपना एक ब्लड, ये अपनी एक कंडीशन है जो कि कब के जो कि किस केस में होती है, जब मेल जो है
जो मेल था वो तो RH पॉजिटिव था और फीमेल की थी RH नेगेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगला टॉपिक हम ब्लड डिसऑर्डर्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।